हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 28 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेक्टेड ही होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना 90% तक होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये सारे एग्जाम्स की लिस्ट है, जैसे कि CGL हो गया, CHSL, MTS, FCAT, स्टेट PCS, पटवारी। इसमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले बस 1 मिनट में यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी हर क्वेश्चन को लेके वो अच्छी हो सके और आप इन क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पिछले 6 से लेकर 7 महीने तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी जो भी हमने एक दिन पहले पढ़ा होता है उसको पहले यहाँ पर हम एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार, इसे किससे सम्मानित किया जाएगा। सखारोव अवार्ड जो है वो इस साल 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं ऑन्द्रेस पोज़ोबुत जो कि बेलारूस देश को बिलोंग करते हैं, और दूसरी हैं जिया माग्लोबिली जो कि जॉर्जिया को बिलोंग करती हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको देश भी ज़रूर याद रखना है कि ये कौन से देश से हैं। ठीक है, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां नंबर का सदस्य देश कौन बन गया है, तो ये है तिमोर लेस्टे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। एशियान जो है अभी तक 10 सदस्य देशों का समूह था, लेकिन अब जो है इसमें 11वां देश ऐड हो गया है, जिसका नाम है तिमोर लेस्टे। और ये अनाउंसमेंट आई थी 47th एडिशन ऑफ एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान, जो कि कहाँ पर हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, क्यों मलेशिया में हुआ है, क्योंकि इस साल जो है एशियान का होस्ट देश कौन सा है, मलेशिया। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि ये मंदिर कहाँ पर है, तो आंसर है यहाँ पर केरला। ठीक है, और इनके पहले सिर्फ एक ही हमारे राष्ट्रपति हैं जो अब तक गए थे इस टेम्पल को विजिट करने, और ये हैं मिस्टर VV गिरी। ठीक है, इनके बाद कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं, और फीमेल राष्ट्रपति तो कोई भी नहीं थे द्रौपदी मुर्मू के पहले जो इस टेम्पल में गए हों। अक्टूबर 2025 में नासा ने जिस 60 साल पुराने शुद्ध ग्रह को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा या क्वाजी मून घोषित किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नाम है 2025 PN7। इसको नासा ने डिस्कवर किया है अपने टेलीस्कोप पैन स्टार्स का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये खोज जो है वो नासा की है। नासा कौन से देश की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो USA की। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा करी है, तो ये अनाउंसमेंट करी है केरला ने। और ये जो सुरंग बनाई जा रही है ये आपके अरब सागर के नीचे बनने वाली है। 47वें एशियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो मैंने आपको पीछे बताया, मलेशिया। इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब समावेशिता और सततता। भारत का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, याद रखिएगा जो 2026 में 48 एडिशन का एशियान शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसकी मेज़बानी करेगा फिलीपींस देश। ठीक है, अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, इनका नाम है डेम सारा मुल्लाली। अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल अपनी पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जो कफाला सिस्टम है ये सऊदी अरब का था और हाल ही में इसको पूरी तरीके से अब एबॉलिश कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, बहरीन के रिफा में। ठीक है, याद रखिएगा इसमें महिला और पुरुष दोनों में ही विजेता भारत की टीम रही है, और किसको इन्होंने हराया है, तो ईरान को हराया, दोनों में। ठीक है, तो ईरान यहाँ पर रनर अप साबित हुआ है।
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहले जहाज का नाम क्या है जिसे अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? इसका नाम है आईएनएस माहे। किस कश्मीरी भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर शबीर हसन। याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से हैं। अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो ये स्टेट है गोवा। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर जो है वो ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, बाकी चलिए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 53rd नंबर के इंडिया के चीफ जस्टिस कौन बनने वाले हैं? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत नियुक्त किए जाएंगे। वर्तमान में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी जस्टिस BR गवई भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जस्टिस BR गवई कब अपॉइंट हुए थे? तो मई 2025 में ही अपॉइंट हुए थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे जो भी मोस्ट एक्सपीरियंस जज होंगे, यानी एज के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनको ही चीफ जस्टिस अगला नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कानूनी आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है। ठीक है, इसमें डिटेल में दिया गया है कि चीफ जस्टिस किस तरह से अपॉइंट होंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के न्यायाधीश बनने वाले हैं, और इनके पहले जस्टिस BR गवई अभी फिलहाल में हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, ये भी जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 में ही जस्टिस BR गवई इस पोजीशन पे आए थे मई मंथ में। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें नए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना होता है। इसमें अगर हम सबसे रिसेंट देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस सुजय पॉल ये बने थे यहाँ के नए चीफ जस्टिस अक्टूबर में। ठीक है, इसी तरह से अगर थोड़ा सा और पीछे चलें सितंबर मंथ में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी नए चीफ जस्टिस बने हैं, और इनका नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर। ओके, ये सितंबर मंथ का अपॉइंटमेंट है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका कर्नाटका हो गया, मद्रास हाई कोर्ट हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय हो गया। इन सारे ही जो हाई कोर्ट्स हैं इनमें नए चीफ जस्टिस 2025 में बनाए गए हैं। तो आपको ये वाली लिस्ट एक बार आप रिवाइज़ कर लेनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसी के साथ चलिए हम यहाँ पे राष्ट्रीय नियुक्तियों की एक छोटी सी लिस्ट है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ यानी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष ये बनाए गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं भुवनेश कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष हैं V नारायणा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बन गए हैं राजेश निर्वाण। नीति आयोग के नए CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष इस साल बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD हैं DK सुनील। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक हैं प्रवीण सूद, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं तपन कुमार डेका। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स की शीट है, आपको इनको ज़रूर याद रखना है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम याद रखना है आपको, इसका नाम है बजरंग सेतु। ये किस नदी पर बनाया गया है? ये इंडिया का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है बजरंग सेतु, और हाल ही में इसको बनाया गया है गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया गया। स्टेट भी याद रखिएगा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है।
ये पुल प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले के स्थान पर बनाया जा रहा है, जिसे सुरक्षा कारणों से 2019 में बंद कर दिया गया था। इसकी लंबाई 132 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है तथा इसकी अनुमानित लागत लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए है। लक्ष्मण झूला 1929 में बना था। ऋषिकेश की पहचान और श्रद्धालुओं व पर्यटकों का ये मुख्य आकर्षण था। ठीक है, तो भारत का पहला ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, बजरंग सेतु इसका नाम है, और ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ और ब्रिजेस की अगर हम बात करें जो 2025 में न्यूज़ में आए हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उसमें से आपका सबसे पहला ब्रिज आता है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज कहाँ पर है? ये चाइना में लोकेटेड है। इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया है। ठीक है, ये 2025 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की, तो ये इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, और कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या नाम है इस ब्रिज का? इसका नाम है चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी चीज़ अगर इंडिया के अंदर है, अगर वो वर्ल्ड लेवल पर इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल पर वो सबसे ऊंची या इस तरह से है, तो फिर आपको ज़रूर उसको याद करना होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे BC ऑप्शन, गंगा नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कफ सिरप से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस देश ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया है? तो कफ सिरप के जो एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, स्पेशली बच्चों में क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, इंडिया ने लॉन्च कर दिया है ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल। ठीक है, तो ये प्रणाली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई है और इसे सीडैक की तकनीकी सहायता से बनाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स जैसे कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल हो गया, सॉर्बिटॉल, इसकी रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग करना ताकि दूषित बैच बाजार में आने से पहले रोके जा सकें। ठीक है, इस निर्णय का सीधा कारण मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौतें रहीं, जिनमें खतरनाक औद्योगिक रसायन DEG पाया गया था। ठीक है, हम इसी साल देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कफ सिरप की वजह से बच्चों की डेथ हुई थी, उसी वजह से ये एक्शन लिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे B ऑप्शन, इंडिया। क्या बता सकते हैं कि इंडिया ने कुछ दिनों पहले कौन से देश को हमारे प्रशन ब्लू कैप्सूल्स भेजे थे, और ये कैप्सूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? सीजियम 137 के कंटामिनेशन को रोकने के लिए। तो ये हमने भेजे हैं इंडोनेशिया देश को। ठीक है, इंडोनेशिया में सीजियम 137 का प्रदूषण जो है वो फैल गया था, उसको रोकने के लिए इंडिया ने एज अ हेल्प इंडोनेशिया देश को हमारे प्रशन ब्लू कैप्सूल सेंड किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्विक मीडिया एवं सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 कब तक मनाया गया है? ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2025 को हमने सेलिब्रेट किया है 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक। ठीक है, तो वैश्विक मीडिया एवं सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 की अगर बात करें तो ये 24 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया। यूनेस्को द्वारा ये आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में मीडिया और सूचना साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देना, प्रगति का जश्न मनाना और हित धारकों को एक साथ लाना। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? माइंड्स ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MIL इन डिजिटल स्पेसेस। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 24 to 31 अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में अगर हम इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात करेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था। फिर 20 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेवल का स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, फिर इसी तरह से 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। ओके, इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं अक्टूबर मंथ के, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज किया करिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र यानी UNCTAD 16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का 16th सेशन था, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो इसके 16वें सत्र की बात करेंगे तो इसका मेज़बान है स्विट्जरलैंड का जिनेवा। कब से कब तक हो रहा है? 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। थीम क्या रखी हमने? शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? भविष्य को आकार देना, न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा देना। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा UNCTAD का 16th सेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि UNCTAD का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी जेनेवा में लोकेटेड है। ठीक है,
है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्विट्ज़रलैंड का जो जेनेवा शहर है, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। आपको इनमें से 3 बताने हैं। मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी रिवाइज़ करवाया हुआ है हमारी इसी सीरीज़ में, तो आपको एटलीस्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने होंगे जिनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में लोकेटेड है। अपना आंसर आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग में? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यहाँ पे 9th रैंक। ठीक है, तो वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इंडोनेशिया के बाली में जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वां स्थान हासिल किया है। पहले भारत इस मामले में 10वें स्थान पर होता था। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि यानी एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन के लिए अपना 3रा स्थान बरकरार रखा है, जिसमें वो केवल चीन और रूस के बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 9th पोजीशन। अच्छा, अगर हम इंडिया के अंदर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मौजूद है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में लूवर संग्रहालय में करीब 88 मिलियन यूरो के रत्न चोरी हो गए हैं। ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लूवर म्यूज़ियम जो है ये लोकेटेड है फ्रांस के पेरिस शहर में, और यहाँ से हाल ही में 88 मिलियन यूरोज़ के जो जेम्स हैं वो चोरी हो गए हैं। कब चोरी हुए हैं? तो ये चोरी 19 अक्टूबर 2025 को हुई है। चोरों ने नेपोलियन युग और फ्रांसीसी राजघरानों से जुड़े बेशकीमती आभूषण चुराए, जिनमें महारानी मैरी लुइस और महारानी यूजिनी से संबंधित कलाकृतियां शामिल थीं। चोरों ने क्रेन बास्केट लिफ्ट का उपयोग करके ऊपरी मंजिल की खिड़की को डिस्क कटर से काटा, गैलरी डी अपोलोन में प्रवेश किया और ये चोरी महज 4 से 7 मिनट में पूरी करी गई। ठीक है, तो 4 से 7 मिनट में ये पूरा जो है 88 मिलियन यूरोज़ के वर्थ का रत्न चोरी कर लिया गया। ये संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर है फ्रांस के पेरिस शहर में। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्चुअल म्यूज़ियम की, ये शुरुआत किसने करी है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में वर्चुअल म्यूज़ियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट, यानी जो भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें चोरी हो जाती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों का एक म्यूज़ियम बना रहा है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 20,933 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों की निगरानी के लिए 3D लेज़र वाहन किस संस्था ने तैनात किए हैं? 3D लेज़र बेस्ड नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स को डिप्लॉय किए हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। किस लिए? 20,933 किलोमीटर ऑफ हाईवेज की मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत के 23 राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 3D नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स तैनात किए हैं, जो 20,933 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का कवर करेंगे। नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस वाहन हैं, जिनमें 3D लेजर स्कैनर और सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। ये वाहन बिना मानव हस्तक्षेप के स्वतः दरारें, गड्ढे, पैच और सड़क की सतह की खामियों का पता लगा सकते हैं। NHAI की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी, और ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इंडियन एयरफोर्स की ओवरऑल रैंक क्या है WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 में? तो इसमें हमारी पोजीशन है 6वीं यानी 6। ठीक है, तो ग्लोबल एयरफोर्स रैंकिंग 2025 की बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना को 69.4 की समग्र ट्रेवल रेटिंग के साथ विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर रखा गया, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स 58.1 के TVR के साथ 7वें स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष वायुसेना कौन सी साबित हुई? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वायुसेना, अमेरिकी नौसेना और रूसी वायुसेना। सबसे कम रैंकिंग वाली वायुसेना है अफगानिस्तान, उसके बाद सीरिया और फिर अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? अल्बानिया ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मंत्री नियुक्त किया है और इसका नाम इन्होंने रखा था डायला। ये दुनिया का पहला AI बेस्ड मंत्री है। ठीक है, दुनिया की शीर्ष 6 सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी साबित हुई? तो फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वायुसेना, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और फिर रूसी वायुसेना। ठीक है, ये 3 जो है वो टॉप 3 सबसे शक्तिशाली सेना साबित हुई हैं। 4th पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना, यानी जो थल सेना है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स और फिर भारतीय वायुसेना 6 नंबर पर यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार
रैंकिंग्स को, तो फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि यूएस की एयरफोर्स है, दूसरे पे यूएस नेवी है, रशियन एयरफोर्स, फिर यूएस की आर्मी एविएशन और फिर यूएस की मरीन कॉर्प्स, उसके बाद छठवें पे इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दुनिया की ये मोस्ट पावरफुल एयरफोर्सेज हैं। फर्स्ट पे यूएस एयरफोर्स, फिर यूएस नेवी, रशियन एयरफोर्स, यूएस आर्मी, यूएस मरीन्स और इंडियन एयरफोर्स। आप देख सकते हैं कि टॉप 5 में जो 4 रैंकिंग है वो यूएस के पास ही है और एक यहाँ पे रशिया के पास है। ठीक है, टीवीआर क्या है यहाँ पे, टीवीआर जो लिखा हुआ है तो ये है टेलीविज़न व्यूअरशिप रेटिंग, टीवीआर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है? दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक कौन सा साबित हुआ है एज पर द ग्लोबल फाइनेंस? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। तो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क स्थित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जो हर वर्ष प्रदर्शन, नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाने वाले बैंकों को सम्मानित करती है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, आरबीआई, और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट 2025 में सामने आया है। यहाँ पे नए डिप्यूटी गवर्नर हाल ही में नियुक्त हुए हैं और इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है मिस्टर शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नए डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई में कौन बने हैं? इनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश की राजमाता महारानी सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मदर क्वीन सिरिकित जो हैं ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड देश को और हाल ही में इनका निधन हुआ है। थाईलैंड की राजमाता हैं महारानी सिरिकित, इनका निधन हो गया। उन्होंने 93 साल की उम्र में बैंकॉक के अस्पताल में अंतिम सांस ली। रानी सिरिकित का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1932 को और वो चक्री राजवंश की सदस्य थी। उनका विवाह राजा भूमिबोल अदुल्या देश के साथ हुआ था। उन्होंने थाईलैंड के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कई पहलें शुरू करी हैं और वो राजा वजीरा लोंगकोर्न की माँ हैं। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये मदर क्वीन सिरकित कौन से देश को बिलोंग करती हैं, तो आंसर है थाईलैंड। ओके, यहाँ पे चलिए हम थाईलैंड की लोकेशन थोड़ा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन आता है इंडिया के जस्ट नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये एशियन कंट्री है बेसिकली थाईलैंड, और थाईलैंड की कैपिटल भी आप याद रखिएगा, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। ओके, चलिए यहाँ पे थाईलैंड जीके एक बार देख लेते हैं। महाद्वीप यानी ये कौन से द्वीप में लोकेटेड है? एशिया में। राजधानी इसकी है बैंकॉक। मुद्रा चलती है थाई बात यहाँ पे। प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे अनुतिन चांडविराकुल। फिर थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सियान के नाम से। थाईलैंड सरकार ने किसे राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में नामित किया? तो सियामी फाइटिंग फिश। भारत से थाईलैंड राजमार्ग किस देश को होकर गुजरता है? तो म्यांमार। थाईलैंड और लाओस के बीच की सीमा इनमें से किस नदी से बनती है? तो मैकोंग गंगा सहयोग किन 6 देशों का समूह है? तो भारत और 5 एशियान देश जिसमें कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार आते हैं। कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये देश है थाईलैंड। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्टैटिक जीके है अबाउट द कंट्री थाईलैंड। आज का आखिरी प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में नौसेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये सम्मेलन 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक 3 दिनों तक चला है और इसका आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में किया गया था। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष वायुसेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा कैबिनेट सचिव ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? नौसेना की रणनीतिक तैयारी, संयुक्त अभियानों में समन्वय और हिंद महासागर व इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सुदृढ़ता पर विचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हमेशा की तरह लास्ट में आपके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु, ये किस नदी पर बनाया गया? दूसरा प्रश्न है, WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? और तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस देश की राजमाता महारानी सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका आंसर आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और अपना आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई आपकी तरफ से सजेशन है
तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।